जब वह आदमी जियांग को ध्यान से देख रहा था तो उसके शरीर से एक शक्तिशाली हरी आभा निकलने लगी। आसपास के लोग उसके पास आए और भले ही वह आदमी काफी दूर था लेकिन वे उसकी मजबूत आभा को महसूस कर सकते थे। वे सोचने लगे कि वह किस स्तर पर जागृत था। ये देखकर कि वह जियांग चेंग से बात कर रहा था, वे सोचने लगे कि क्या किसी तरह का संघर्ष था। वह आदमी जियांग की आंखों में घूरने लगा और ये देखकर वह थोड़ा घबरा गया क्योंकि यह काफी अजीब था। यह आदमी कुछ समय से जियांग पर दबाव बना रहा था बिना कुछ कहे, और उसे नहीं पता था कि वह आदमी उसका परीक्षण कर रहा है या नहीं। उस समय कीट माँ प्रकट हुई। जब वह अपनी उंगली चाट रही थी तो वह जियांग के पास आई और उस आदमी की ओर अपनी आंखों में एक जानलेवा नजर के साथ उसने जियांग से कहा कि यह आदमी उसके लिए खतरा है। उसे वह आदमी स्वादिष्ट लगा और वह उसे खा जाना चाहती थी। जियांग घबरा गया और उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उसका संदेह गलत नहीं था क्योंकि सिस्टम से कई चेतावनी विंडो दिखाई दी। कीट माँ ने जियांग के लिए एक खतरे का पता लगाया था। सिस्टम ने माना कि आदमी भक्षण के लिए उच्च मूल्य प्रदान करेगा और कीट माँ उसे भक्षण करना शुरू करने वाली थी। जियांग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी जो सभी दिशाओं में फैलने लगी। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि अब छोटी नियान ने एक खतरे का पता लगा लिया था और वह हमला करना शुरू करने वाली थी। जियांग की शक्तिशाली आभा उन छात्रों तक पहुंच गई जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे को अपनी बाहों से ढकना शुरू कर दिया और आश्चर्य करने लगे कि जियांग के पास इतनी ठंडी और भयावह आभा क्यों है। जियांग क्रोधित हो गया। एक जानलेवा नजर से उसने आदमी की आंखों में घूरना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जब भक्षण मूल्य कम था तो कीट माँ की आक्रामकता बढ़ गई। ऐसा होने से रोकने के लिए उसे जल्द से जल्द छोटे नियान के लिए कुछ राक्षस खोजने की जरूरत थी। जियांग से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखकर वह आदमी बस मुस्कुराने लगा और उस आदमी की मुस्कान को देखकर जियांग को जल्दी से एहसास हुआ कि वह अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने कीट माँ को सक्रिय कर दिया। अच्छी बात यह थी कि जियांग अभी भी कीट माँ को दबाने में सक्षम था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग ने कीट माँ को दबा दिया और एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। उसने कीट माँ को अस्थायी रूप से दबा दिया था और उसका भक्षण मूल्य कम था ताकि ऐसा दोबारा न हो। जियांग को जितनी जल्दी हो सके कीट माँ को भक्षण और प्रजनन शुरू करना था, जबकि उस आदमी ने अपने हाथ अपनी जैकेट की जेब में डाले हुए थे। वह जियांग को घूरने लगा और उसे बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि जियांग ने अभी अभी अपनी जागृति पूरी की थी। वह पहले से ही उस आदमी की परीक्षाओं का सामना करने और यहाँ तक कि पलटवार करने में सक्षम था। उस आदमी ने जियांग से कहा कि वह एक दिव्य जागृति के योग्य था और उसने ये भी कहा कि उसका भविष्य असीम है। जियांग बस चुपचाप सुनता रहा। उसे राहत महसूस हुई क्योंकि उसे खोजा नहीं गया था। वह उस आदमी के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा कि वह कौन है। वह आदमी मुस्कुराने लगा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और खुद को नाइट वॉच के नेता जियागांग के रूप में पेश किया। उसने जियांग की ताकत की प्रशंसा की और पूछा कि क्या वह चाहता है। ये सुनकर जियांग हैरान रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियागांग नाइट वॉच का हिस्सा होगा। नाइट वॉच एक ऐसा संगठन था जिसे ग्रैंड जिया ने राक्षसों और जानवरों के झुंड का विरोध करने के लिए विशेष रूप से काम सौंपा था। जब भी जानवरों की लहर आती थी या कोई नया गुप्त क्षेत्र या कालकोठरी बनती थी तो नाइट वॉच हमेशा सबसे पहले उनकी जांच करती या उन्हें सीधे खत्म कर देती थी। फ्रंट लाइन पर लगातार लड़ाई के कारण नाइट वॉच की मृत्यु दर असाधारण रूप से अधिक थी और अधिकांश लोग इससे बचते थे। लेकिन जियांग के लिए यह अलग था। कीट माता को भक्षण मूल्य संचित करने और संतान पैदा करने के लिए राक्षसों के मांस और रक्त को लगातार खाने की आवश्यकता थी। वर्तमान में जियांग को बड़े राक्षसों का सामना करने का अवसर चाहिए था और एक बार भक्षण मूल्य पूरा हो जाने के बाद कीट माता प्रजनन शुरू कर देगी और कोई नहीं जानता कि वह कितना हंगामा मचाएगी। इस कारण से जंगली प्रकृति कीट माता के प्रजनन के लिए एक अच्छी जगह थी। जब तक जियांग नाइट वॉच में शामिल होता है, चाहे भक्षण करके या प्रजनन करके, वे जो जोखिम पेश करते हैं उनसे आसानी से निपटा जा सकता है। जब जियांग जियागांग के हाथ को देख रहा था तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि नाइट वॉच संगठन उसके लिए एकदम सही था। छात्रों ने कहना शुरू कर दिया कि नाइट वॉच में मृत्यु दर बहुत अधिक है। अधिकांश लोग वहां जाते ही नहीं थे, इसलिए छात्रों ने सोचा कि जियांग चेंग नाइट वॉच में शामिल नहीं होगा। ये सुनकर जियागांग ने जियांग पर मुस्कुराने की कोशिश की और उसे बताया कि नाइट वॉच के बारे में सभी अफवाहें अतीत की बात हो गई हैं। जियांग को प्रस्ताव को अस्वीकार करने से रोकने के लिए जियागांग ने उससे कहा कि जब तक वह उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, उसे व्यापक प्रशिक्षण मिलेगा। अपने दिव्य पद के कारण उसके संसाधन नाइट वॉच के लिए बहुत मूल्यवान थे। बिना दो बार सोचे
जियांग ने जियाग से हाथ मिलाया। जियांग ने जियागांग की आंखों में झांकना शुरू किया और उससे कहा कि नाइट वॉच की महिमा को बहाल करने के लिए उनकी पीढ़ी को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहने के बाद उसने जियागांग को समझाया कि वह नाइट वॉच में शामिल होने के लिए तैयार है। ये सुनकर जियागांग कुछ उलझन में पड़ गया। उसे नहीं पता था कि जियांग ने कीटों के प्रजनन के लिए उन पर निर्भर रहने की योजना बनाई थी। जियागांग चौंक गया और उसने जियांग से पूछा कि क्या ये सच है। जियांग उसके सवाल का जवाब दे पाता उससे पहले ही माँ कीट प्रकट हुई और जियांग को सिस्टम नोटिफिकेशन विंडो भेजना शुरू कर दिया। वह बहुत गुस्से में थी। उसने जियांग को समझाया कि वह इससे खुश नहीं है क्योंकि वह उस आदमी को खाना चाहती थी। ये कहने के बाद वह उससे कहने लगी कि उसे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर वह घबरा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जियागांग से कहा कि वह जो कह रहा था वह सच था। ये कहने के बाद वह एक महत्वपूर्ण कार्य करने का बहाना बनाकर चला गया। उसने जियागांग से खुद को दूर करना शुरू कर दिया, अपना सिर थोड़ा उसकी ओर घुमाया, अलविदा कहा और उससे कहा कि 3 दिनों में वह समय पर नाइट वॉच मुख्यालय में उपस्थित होगा। जियागांग ने बस अपना सिर उसकी ओर घुमाया और चुप रहा। उसने सोचा होगा कि यह अधिक जटिल होने वाला था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सरल होगा। वह जियांग से पूछना भूल गया था कि उसका कौन सा गुप्त पेशा है। उस समय 2 आदमी आसमान से गिरे और जियागांग के पास उतरे। उनमें से एक मार्शल आर्ट अकादमी का 8वां बुजुर्ग था। जियागांग ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया और बुजुर्ग से कहा कि अगर वह नाइट वॉच से लोगों को छीनने के लिए यहाँ आया है तो वह बहुत देर से आया है। बुजुर्ग ने जियागांग से पूछा कि वह आदमी कहाँ है जिसने एक दिव्य रैंक निर्माण वर्ग को जगाया था। ये सुनकर जियागांग कुछ उलझन में पड़ गया। उसने अपना सिर बूढ़े आदमी की ओर घुमाया और उससे पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और हैरान भाव से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या वह सृजन श्रेणी से एक दिव्य रैंक वाले को सिर्फ मरने के लिए नाइट वॉच में शामिल होने देने की योजना बना रहा है। ये सुनकर जियागांग को एहसास हुआ कि जियांग के पास दिव्य रैंक सृजन वर्ग है। उसी समय जियांग शहर चला गया। अंकल वांग नाम के एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या वह मुख्य शहर में घटना का कारण था। जियांग ने जवाब दिया हाँ। बैंगनी बालों वाली एक महिला अंकल वांग के पास आई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और उससे कहा कि वह अपनी आवाज कम करे या अगर कोई मुसीबत की तलाश में आया तो वह मर सकता है। अंकल वांग ने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, अपनी आंखें बंद की और हंसने लगे। उसने उससे कहा कि वह हमेशा बिना रुके बात करता रहता है। जियांग उनके पास गया, अपनी आंखें बंद की और एक मुस्कान के साथ उसने अंकल वांग को आश्वस्त किया कि वे चिंता न करें क्योंकि यह कोई शर्मनाक बात नहीं थी। अंकल वांग ने अपना सिर जियांग की ओर घुमाया और उससे कहा कि भले ही सृजन श्रेणी के लोग लड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सुना है कि कंपनियां हमेशा आध्यात्मिक पौधे उगाती हैं जिन्हें सृजन श्रेणी के लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने जियांग से कहा कि अगर उसके माता पिता यहाँ होते तो उन्हें उस पर बहुत गर्व होता। वर्षों से जियांग उसी इमारत में रहने वाले सभी लोगों के समर्थन की बदौलत जीवित रहने में सक्षम था। मुस्कुराते हुए उसने उन सभी से कहा कि वह भविष्य में उन्हें नहीं भूलेगा। अंकल वांग ने उसे इन छोटी छोटी बातों की चिंता न करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जियांग सही समय पर आया था क्योंकि वे कुछ उपकरण प्राप्त करने के लिए शुरुआती स्तर के गुप्त क्षेत्र में जाने वाले थे। अंकल वांग चाहते थे कि जियांग उनके साथ शामिल हो और एक साथ स्तर बढ़ाए। जियांग ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अंकल वांग को धन्यवाद दिया। उस पल एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया क्योंकि उसने टीम का गठन पूरा कर लिया था। कई मिनट बाद जियांग और अन्य लोग पोर्टल को पार कर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जब जियांग ने जैकेट की जेबों में हाथ डाला तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया और सोचने लगा कि क्या यह वाकई गुप्त क्षेत्र का अंदरूनी हिस्सा है। उस समय गुप्त क्षेत्र की मशालें जल उठीं क्योंकि मिलान पूरा हो चुका था। अंदर मौजूद सभी राक्षस जियांग और बाकी लोगों की ओर देखने लगे। मृतकों का मंदिर नामक ये गुप्त क्षेत्र सी रैंक वाला था और यह वर्तमान में खुला था। गुप्त क्षेत्र में वस्तुओं और उपकरणों के लिए 100% ड्रॉप दर की गारंटी थी। गुप्त क्षेत्र को पूरा करने के बाद अनुभव बिंदुओं की गणना की जाने वाली थी। स्वेच्छा से आधे रास्ते से चले जाने का मतलब था अनुभव और उपकरण दोनों को छोड़ना। अंकल वांग कुछ हद तक घबरा गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये राक्षस मरे हुए सैनिक थे। उन्हें आश्चर्य होने लगा कि गुप्त क्षेत्र प्रणाली ने उन्हें इस स्तर के कालकोठरी से क्यों मिलाया था। जियांग ने मरे हुए सैनिकों को देखना शुरू किया और महसूस किया कि इस गुप्त क्षेत्र से निपटना आसान नहीं होने वाला था। बैंगनी बालों वाली लड़की उनके पास आई और अंकल वांग को समझाया कि चूंकि जियांग एक दिव्य श्रेणी का जागृत व्यक्ति था, इसलिए आकाशीय प्रणाली ने उन्हें एक उच्च स्तर का गुप्त क्षेत्र सौंपा था।
अंकल वान जी ने अपना सिर थोड़ा उसकी ओर घुमाया और उसे याद दिलाया कि जियांग चेंग सृजन श्रेणी में जाग गया था। भूरे बालों वाली लड़की भी अंकल वान के पास पहुंची और मरे हुए सैनिकों को देखते हुए उसने उनसे पूछा कि उन्होंने इस गुप्त क्षेत्र को क्यों नहीं छोड़ा। उसके बोलने से ठीक पहले अंकल वांग ने उसे बीच में रोक दिया। उसने अपनी तलवार निकालनी शुरू कर दी और सभी को बताया कि कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे हर दिन इस स्तर के गुप्त क्षेत्रों में नहीं आते हैं। उसने ये भी कहा कि इस बार जियांग के साथ होने के कारण वे भाग्यशाली होंगे और कुछ बेहतरीन उपकरण प्राप्त करेंगे। अंकल वांग को अपनी तलवार निकालते देखकर मरे हुए सैनिक क्रोधित हो गए। अंकल वांग ने गति पकड़ी और राक्षसों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने जियांग से थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि ये मरे हुए सैनिक औसत सी रैंक राक्षसों से अधिक खतरनाक थे। अंकल वांग ने जियांग से पीछे रहने के लिए कहा, जबकि वे पहले कालकोठरी के केंद्र की ओर बढ़े। अंकल वांग ने अपनी तलवार से मरे हुए सैनिकों में से एक पर हमला किया। उसके सिर पर जोरदार वार किया। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और जियाओजाई से अपनी प्रतिभा को जल्दी से सुधारने के लिए कहा। ये सुनकर जियाओजाई ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी शक्ति को सक्रिय किया, जिससे अंकल वांग की प्रतिभा में सुधार हुआ। इस वृद्धि के कारण अंकल वांग ने मरे हुए सैनिक राक्षस का जीवन समाप्त कर दिया। जब अंकल वांग और अन्य लड़ रहे थे, जियांग बस दूर से देख रहा था। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वे हर दिन सिर्फ जीवित रहने के लिए राक्षसों से लड़ते हैं। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसे कोई संदेह नहीं था कि वे हमेशा आश्चर्य में क्यों वापस आते थे। फिर भी जियाओजाई ने हमेशा उसका समर्थन किया था। उसने सुना था कि वह एक साहसी बन गई क्योंकि उसे अपने भाई की आंखों को ठीक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वह अंकल वांग और अन्य को देख रहा था तो उसने जल्दी से मजबूत बनने के बारे में सोचा, और जब वह पैसे कमाएगा तो उनका उचित रूप से धन्यवाद करेगा। जब वह विचलित था तो कीट माँ ने खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और मरे हुए सैनिक की लाश को देखते हुए उसने जियांग से कहा कि यहाँ बहुत सारे राक्षस और खून हैं और वह उन्हें खाना चाहती है। जबकि जियांग ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में रखे हुए थे, उसने अपने शरीर को मरे हुए सैनिक की लाश की ओर घुमाया और मुस्कुराने लगा। उसने सोचा कि लिटिल नाइन ने पहले ही लाश का पता लगा लिया है। इस स्थिति को देखते हुए जियांग ने पहले लिटिल नाइन की क्षमताओं का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और जंग नामक स्तर एक जहर अवरोध कौशल का इस्तेमाल किया। उसकी हथेली में जहर का एक कोहरा दिखाई दिया और उसने लिटिल नाइन को मरे हुए सैनिक की लाश को खाने का आदेश दिया। उसने उसे धन्यवाद दिया और जहर का कोहरा लाशों की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे उन्हें खाने लगा। कुछ ही सेकंड में राक्षस की लाशें गायब होने लगीं। जियांग ने महसूस किया कि जहरीले कोहरे के संपर्क में आते ही राक्षस की लाशें जंग खा गईं। ये देखने के बाद जियांग को कोई संदेह नहीं था कि लिटिल नाइन का जहरीला कोहरा बहुत शक्तिशाली था। लिटिल नाइन द्वारा लाश को खा जाने के बाद खाने का मूल्य 10 अंक तक बढ़ गया। राक्षसों का स्तर बहुत कम था, जिससे विकास दर धीमी हो गई, इसलिए लिटिल नाइन को और राक्षसों को खाने की जरूरत थी। जबकि जियांग का एक हाथ जेब में था, उसने अपना सिर थोड़ा पीछे घुमाया और सोचा कि अंकल वांग और अन्य दो वास्तव में साथी थे जो सालों से एक साथ काम कर रहे थे। इतने कम समय में वे पहले ही कालकोठरी की गहराई में आगे बढ़ चुके थे। चूंकि जहरीली धुंध एक क्षेत्र कौशल था और जियांग अभी भी इसे सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए अभी भी आकस्मिक चोट लग सकती थी। इससे बचने के लिए जियांग ने अंकल वांग और दूसरों का पीछे से पीछा करने और राक्षस की लाशों की देखभाल करने का फैसला किया। उस पल लिटिल नाइन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने जियांग को बताया कि उसे कुछ महसूस हुआ है। जियांग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और देखा कि जमीन से और राक्षस उभरने लगे हैं। लिटिल नाइन ने उसे बताया कि उसे उस दिशा में ताजगी और खून का एहसास हो रहा है। ये राक्षस लेवल 10 शैडो लर्क थे। उनकी ताकत 20 पॉइंट, चपलता 15 पॉइंट, बचाव 10 पॉइंट और सहनशक्ति 5 पॉइंट थी। ये राक्षस कमजोर स्ट्रगलर का शिकार करने के लिए छाया में दुबके हुए थे। जब जियांग शैडो लर्कर राक्षस को देख रहा था तो उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या इसका नाम लाल रंग में है, क्योंकि इसका स्तर उससे बहुत अधिक था। हालांकि विशेषताओं के मामले में ये राक्षस जियांग से पूरी तरह से कमतर थे, जिसके पास कौशल वृद्धि संयुक्त थी। जियांग की एक सांख्यिकी विंडो दिखाई दी। उसका भक्षण मूल्य लेवल 1 था। उसकी पहचान कीड़ों का स्वामी थी। उनका पेशा दिव्य रैंक आध्यात्मिक गुरु था और उनके पास 3 स्तर 1 प्रतिभाएं थीं, जिन्हें सभी चीजों का विकास, दिव्य विकास और सभी चीजों का पैतृक वृक्ष कहा जाता था। जियांग के पास लिटिल नाइन नाम की कीट मां थी, जिसे नाइन मियाज़मा विन के नाम से जाना जाता था। वह एक प्राकृतिक आपदा स्तर की थी। उसके पास कोई उपकरण नहीं था। उसके पास ताकत में 35 अंक, चपलता में 31, धीरज में 27 और संविधान में 20 अंक थे।
उसका लड़ाकू शक्ति स्कोर 41 सितारे था। वर्तमान में उसके पास 2 सक्रिय थे, वापसी और विशेषता वृद्धि नामक निष्क्रिय क्षमताएं। वर्तमान भक्षण मूल्य 100 था और वर्तमान अनुभव 0 था। जियांग ने अपने कौशल का परीक्षण करने का फैसला किया। वह एक तरफ बढ़ा और लिटिल नाइन को एक जहरीले धुंध में बदलने और उसका अनुसरण करने का आदेश दिया। उसने उसकी बात सुनी और एक जहरीले धुंध में बदल गई जो जमीन पर चिपकने लगी। उस समय शेडो लर्कर्स नामक राक्षस जियांग की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगे। उसने अपना हाथ अपने चेहरे के करीब लाया और जब उसका हाथ लिटिल नाइन से जहरीली धुंध को छोड़ रहा था तो उसने राक्षसों को घूरना शुरू कर दिया। कई सेकंड बाद वह उनकी ओर दौड़ने लगा। ये देखकर राक्षसों ने जियांग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उनके हमलों को चकमा दिया और इस प्रक्रिया में अपने हाथ से उनके शरीर को छुआ, जिससे वे जहरीली धुंध से संक्रमित हो गए। राक्षस शरीर के उस हिस्से की ओर देखने लगे जहां जियांग ने उन्हें छुआ था और जहरीली धुंध को देखकर वे भ्रमित हो गए। जब जियांग राक्षसों को घूर रहा था, उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, फिर अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और मुस्कुराने लगा। उसी समय लिटिल नाइन की जहरीली धुंध और भी मोटी हो गई और धीरे धीरे राक्षसों के शरीर को नष्ट करने लगी। धीरे धीरे उन्हें नष्ट करने लगी। जियांग ने बस अपना सिर राक्षसों की ओर घुमाया और चुपचाप देखता रहा। उसी समय कई सिस्टम विंडो दिखाई दी और उसे 200 विशेष मूल्य प्राप्त हुए। जब जियांग राक्षसों की लाशों को देख रहा था तो उसने सोचा कि वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। वह मुस्कुराने लगा क्योंकि उसने देखा कि भक्षण मूल्य भी तेजी से बढ़ रहा था। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, लिटिल नाइन प्रकट हुआ और उसे सूचित किया कि और अधिक रक्त भोजन दिखाई दिया है। उनके पीछे और अधिक छायादार राक्षस दिखाई देने लगे। जियांग ने बस अपने हाथों को अपनी जेबों में डाल लिया और बिना कोई हरकत किए चुप रहा। फिर उसने अपना सिर राक्षसों की ओर घुमाया और उन्हें ध्यान से देखते हुए उसे अंकल वांग और अन्य लोगों के बारे में चिंता होने लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस कालकोठरी में वास्तव में कई छिपे हुए राक्षस हैं। उसने इन राक्षसों को जल्दी से खत्म करने का फैसला किया ताकि यह पता चल सके कि अंकल वांग और अन्य कैसे कर रहे हैं। उसने लिटिल नाइन से पूछा कि क्या वह राक्षसों से निपटने में सक्षम होगी। धीरे धीरे वह जहरीली धुंध के माध्यम से खुद को प्रकट करने लगी। राक्षसों को घूरते हुए उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और जियांग से उन्हें अपने हाथों में छोड़ने के लिए कहा। उसके लिए ये सभी राक्षस छोटे शिकार थे। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।